Hello students, welcome to physics classes. Myself Ravinder Sharma. Our today's topic is classification of magnetic material. In the previous lecture you have studied about the different terms related to magnetization of magnetic material like magnetic intensity, intensity of magnetization, magnetic induction, magnetic susceptibility, magnetic permeability etc. इसी तरह से आपने पीछे और भी कंसेप्ट पढ़े थे, जैसे हमने एटम एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, कैसे एक एटम जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल एक्ट करता है। क्योंकि जो आज हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक मटेरियल की क्लासिफिकेशन, उसमें उस टॉपिक का यूज होगा। तो एटम जो होता है, आपने देखा था कि एटम के बीच में एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन या मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। जैसे एटम की नेचर के ऊपर होता है, जितने उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसके चारों तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब जैसे मैं सपोज एक हाइड्रोजन एटम ले लिया, जैसे मैंने आपको वहां भी करवाया था एटम एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, तो उसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है इट रिवॉल्व्स इन सर्कुलर ऑर्बिट। और जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, सपोज हमारे पास इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, तो करंट जो फ्लो करेगा, यू नो द करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सो करंट फ्लोज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। अब हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम है, सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, ये इस तरह से घूम रहा है। अब यहाँ पर आपको मालूम है, जब हमारे पास राइट हैंड थंब रूल से करंट ऐसे फ्लो करेगा तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ये होगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड कौन देता है, एक मैग्नेट देता है, जो इस तरह से होगा नॉर्थ साउथ ऐसे। अब हमारे पास ये मैग्नेट जो है, ये इसका जो क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगी, मैग्नेटिक मोमेंट। और आपने पढ़ा था कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है, NIA। और वहां पर आपने जब एटम एज मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ा था, तो हमारे पास M जो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर nth ऑर्बिट आती थी NEH अपॉन 4πme। यू नो N इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट जिसमें वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, 4π इज द कांस्टेंट एंड m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन एटम के लिए हमने जब इसे डिड्यूस किया था, तो वहां पर आपको बताया था कि इसे बोर ने फाइंड आउट किया था, और जो मैग्नेटॉन उसने निकाली थी, मैग्नेटिक मोमेंट जो निकाली थी, उसका नाम दिया था बोर मैग्नेटॉन, अपने ही नाम से। और वो एक बेसिक यूनिट बन गई थी मैग्नेटिक मोमेंट की, नेचुरल यूनिट भी जिसे हम बोलते हैं, दैट इज उसकी वैल्यू होती है 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये कंसेप्ट हम क्यों कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद ही आपको ये क्लियर होगा कि ये जो हमारे पास एक एटम है, ये मैग्नेटिक डाइपोल एक्ट करता है, और एंड हाउ इट कैन हेल्प इन द क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये डिफरेंट मटेरियल्स हैं, जैसे जिंक, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, लेड, मार्बल, वाटर, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, आयरन, निकल, कोबाल्ट एसेट्रा। इस तरह से आप और भी मटेरियल्स ले सकते हैं। अब हम इन मटेरियल्स को क्लासिफाई करेंगे कि कौन सा मटेरियल मैग्नेटिक करैक्टर शो करेगा, कौन सा मटेरियल मैग्नेटिक करैक्टर शो नहीं करता है। ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इन मटेरियल्स को सबसे पहले किसी मैग्नेट के पास रखेंगे। आपको मालूम है कि जो मैग्नेट है वो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। हम इन मटेरियल्स को चेक करेंगे कि क्या कर रहे हैं, ये बिहेवियर कैसे शो कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम इन्हें क्लासिफाई करेंगे। हमने क्या नोटिस किया, जैसे मैं यहां पर इन मटेरियल्स को डिवाइड कर रहा हूं, मैंने ये 3 लाइंस में एक टेबल बना दिया। मेरे पास ये फर्स्ट पॉइंट है कि मैंने इन मटेरियल्स को कहां रखा, मैग्नेट के पास रखा। जब मैंने मैग्नेट के पास रखा तो मैंने देखा कि सम मटेरियल्स दे आर फीबली मतलब स्मॉल अमाउंट में, फीबली रिपेल्ड बाय मैग्नेट, वो मैंने यहां रख दिए।
ये नोटिस किया मैंने कि कुछ मटेरियल जो वो फीबली क्या हो रहे हैं, स्मॉल अमाउंट में क्या हो रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं, कुछ जो हैं वो फीबली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, और कुछ स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। अब जब मैंने इन मटेरियल्स में मैं इनको चेक कर रहा हूं तो मैंने देखा कि ये जो जिंक है, सिल्वर, गोल्ड, ये यहां से लेकर ये जो मटेरियल्स हैं वाटर तक, दे आर फीबली रिपेल्ड बाय मैग्नेट। और ये मेरे पास सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम, दे आर फीबली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। और ये जो बचे हुए मटेरियल्स हैं जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। ये क्यों कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं मैग्नेट, कुछ को नहीं कर रहा है, ये कॉज हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। लेकिन इसी बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमने इन मटेरियल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, और फर्स्ट वन इज डायामैग्नेट। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या हुए, द मटेरियल्स विच आर फीबली रिपेल्ड बाय मैग्नेट्स। और दूसरा क्या किया हमने, पैरामैग्नेट। पैरामैग्नेट सब्सटेंसेस की डेफिनेशन क्या बनी, दीज आर द मटेरियल्स विच आर फीबली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। इसी तरह से जो थर्ड है उसका नेम कर दिया हमने फेरोमैग्नेट। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या हुए, द मटेरियल्स विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। तो एग्जांपल आपको क्लियर हो गया कि दीज आर द एग्जांपल्स। जो फर्स्ट वन जो हैं ये किसके एग्जांपल हैं, दे आर ऑफ डाया। ये किसके एग्जांपल हैं, दे आर एग्जांपल ऑफ पैरा। और ये किसके एग्जांपल हैं, दे आर एग्जांपल ऑफ फेरो। इसी तरह से जब हमने इन मटेरियल्स को, आपको मालूम है कि जब हम किसी मटेरियल, लास्ट लेक्चर में बताया था कि किसी मटेरियल को हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं, जैसे आयरन है, आयरन को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो अपने आप भी क्या है, मैग्नेटिक वेक्टर शो करने, मैग्नेटाइज हो जाता है, और उसमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डेवलप होती है, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम, आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। अब हम वैसे ही इन मटेरियल्स को बारी बारी से क्या करते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हैं, और उसमें उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर चेक करते हैं। जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो हम क्या नोटिस करते हैं कि ये जो मटेरियल डायामैग्नेट हैं फीबली मैग्नेटाइज, वो मैग्नेटाइज होंगे, लेकिन कहां, इन डायरेक्शन अपोजिट टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इन डायरेक्शन अपोजिट टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। लेकिन जो ये पैरामैग्नेट है दे आर फीबली, ये भी फीबली मैग्नेटाइज होंगे, फीबली मैग्नेटाइज इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और जो हमारे पास फेरो हैं, फेरो क्या होंगे, फेरो हमारे पास स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होंगे, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो हमारे पास हम नोटिस करें कि जो ये मटेरियल्स हैं, जैसे ये सभी मटेरियल डाया के एक जैसा कैरेक्टर एग्जिबिट कर रहे हैं। माइंड में क्वेश्चन फिर अराइज हो रहा है कि सभी एटम, सभी जो मटेरियल हैं दे आर मेड ऑफ एटम, और एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो एटम अपने आप में एक मैग्नेट एक्ट करता है। इसका मतलब सभी मटेरियल तो मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेट से बने हुए हैं, because atom act as a magnetic type. Then why some materials are dia, some para, some ferro? थोड़ी देर बाद बात करेंगे। इसी से हमने, जैसे हमने क्या किया, हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यू नो इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल लाइंस। मैंने क्या किया, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया। अब पहले क्या रखा, डायामैग्नेट का रखा, फिर उसी इसमें मैंने क्या किया, एक और रख दिया, ये क्या है, पैरा है, दिस इज पैरा, ये डाया है और ये पैरा है, एक और रखा मैंने। अब कौन सा है ये मेरे पास है फेरो। अब बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है,
बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये मान लो बी है, बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मान लो मैं इनको मैग्नेटाइज कर रहा हूं, जो मैंने पीछे बात की है वही मैं इस प्रॉपर्टी को यहाँ कोरिलेट करता हूं। यहां पर क्या होगा कि जैसे जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है इसके बीच में जो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मैंने लगाई हुई है, ये लाइंस ऑफ फोर्स भी बोल देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बोल देते हैं, इस डायमैग्नेटिक मटेरियल में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, ये कम होंगी। जैसे ये बीच बीच में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आए, ये ऐसे, ये भी, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होगी, ये वाली भी ऐसे होगी, ये बीच में ऐसे और ये ऐसे। तो बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी प्राइम लेस देन बी, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द डायमैग्नेट इज लेस देन द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब मैग्नेटिक मोमेंट डिवेल्प्ड पर यूनिट वॉल्यूम। जब आपने इसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इसके बीच में जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हुआ पर यूनिट वॉल्यूम, आई की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि वो बड़ी तो नहीं, उल्टा उसने क्या किया, माइनस नेगेटिव कर दिया, जो अपना जो मैग्नेटिक फील्ड था उसे भी क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो आई की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। आई इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो एक और प्रॉपर्टी बन जाती है कि डायमैग्नेट जो मटेरियल्स हैं दे हैव इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन नेगेटिव। इसी तरह से अगर मैंने पैरा की बात की तो पैरा में क्या होगा, फीबली मैग्नेटाइज होते हैं इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है अपना ऐसे होगा, जो पास वाला है वो भी थोड़ा सा अंदर आएगा, थोड़ा सा अंदर आ जाएगा, इसके पास आएगा, इसके ऐसे। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर बी है, बी प्राइम है, तो ये बी प्राइम क्या होगा, ग्रेटर देन बी। तो यहां पर जो प्रॉपर्टी फोर्थ आएगी कि आई की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, लेकिन पॉजिटिव कैसा, स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू। आई की वैल्यू जो होगी वो स्मॉल पॉजिटिव, किसके लिए, डायमैग्नेट के लिए। और फेरो के लिए, फेरो बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर शो करता है, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बीच में जैसे ऐसे बिल्कुल पास में, और बाहर वाली लाइन जैसे ये लाइन जो है ये भी यहाँ पे आएगी, ये लाइंस भी इसमें और ऐसे निकलेंगे इस तरह से। तो यहां पर जो बी प्राइम है, बी के कंपैरिजन में बी प्राइम मच ग्रेटर देन बी, बी प्राइम इज मच ग्रेटर देन वी। तो इसमें हम ये नोटिस कर रहे हैं कि जो फेरोमैग्नेट हैं दे आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड, और उसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटाइजेशन है, व्हेन दे आर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटाइजेशन डेवलप्ड और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस इनसाइड द फेरोमैग्नेट, आई पॉजिटिव होगा, लेकिन वैल्यू क्या होगी, लार्ज वैल्यू होगी। सो यहां पर हम कंक्लूड कर रहे हैं कि जो आई की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, नेगेटिव, स्मॉल वैल्यू नेगेटिव होगी, और पैरा के लिए आई की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी, लेकिन क्या होगी, स्मॉलर वैल्यू होगी। आई इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम। और इस यहाँ फेरो के लिए भी आई की वैल्यू पॉजिटिव होगी, लेकिन ये जो भी लार्ज वैल्यू होगी। तो यहां पर आप एक और प्रॉपर्टी डिड्यूस कर सकते हैं, आपने पढ़ा है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई एम इट इज इक्वल टू आई अपॉन एच। आपको मालूम है इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू एक्वायर मैग्नेटिज्म। तो ये काई एम आई नेगेटिव है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव आएगी। तो इट मींस कि जो डायमैग्नेट है उसकी एबिलिटी मैग्नेटिज्म एक्वायर करने के लिए क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी। नेग्लिजिबल मींस कि वो अगर आप उसको प्लेस भी करेंगे किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो वो मैग्नेटिक फील्ड को भी क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। जैसे सपोज आप किसी मैग्नेट को वाटर में रख देते हैं, आप सोचते हैं कि मैंने वाटर को मैग्नेटाइज किया, वाटर तो मैग्नेटाइज नहीं होगा, उल्टा मैग्नेट क्या होगा, वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर भी रिड्यूस हो जाएगा। इसी तरह से उसे आप गोल्ड, सिल्वर, लेड से आप रब करते हैं, मार्बल से रब करते हैं, तो मैग्नेट का मैग्नेटिक कैरेक्टर भी क्या होगा, लूज होगा। यहां पर हाँ, अगर हम पैरा की बात करें तो पैरा में काई एम क्या होता है, काई एम की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आएगी। क्यों, आई अपॉन एच, आई पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, लेकिन ये वैल्यू क्या आएगी, स्मॉलर। इट मींस ये इनकी जो एबिलिटी है मैग्नेटिज्म वो एक्वायर तो करते हैं, लेकिन स्मॉल अमाउंट में एक्वायर करते हैं। फेरोमैग्नेट की बात करें तो फेरोमैग्नेट में काई एम जो है वो पॉजिटिव, लेकिन वैल्यू क्या आएगी, लार्ज वैल्यू आएगी। इट मींस
दे हैव द लार्ज एबिलिटी टू एक्वायर मैग्नेटिज्म। तो फेरो में हमने एग्जांपल बताए थे आयरन, निकल, कोबाल्ट। दीज मटेरियल्स हैव द लार्ज एबिलिटी टू एक्वायर मैग्नेटिज्म। इसी तरह से आपने पढ़ा था रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर 1 प्लस काई एम। तो काई एम क्या होता है? नेगेटिव होता है, इंप्लाइज म्यू आर की रिलेटिव परमेबिलिटी क्या है? लेस देन 1। इसी तरह से इसके लिए म्यू आर क्या आएगा? ग्रेटर देन 1। इसके लिए म्यू आर मच ग्रेटर देन 1। ऐसे ही अगर हम किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल्स को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब कहीं पे उस पर फील्ड स्ट्रांग होगा, कहीं पे वीक होगा। तो जब हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो डायमैग्नेटिक सैंपल हैं, डायमैग्नेट मूव फ्रॉम, कहां से कहां मूव करेगा? स्ट्रॉन्गर टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्गर टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ को मूव करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं पैरामैग्नेट की, तो दे मूव इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, पैरामैग्नेटिक मूव फ्रॉम वीकर टू, लेकिन मूव कैसे करेंगे? स्लोली, स्लोली मूव फ्रॉम, कहां से कहां? वीकर टू स्ट्रॉन्गर, मतलब वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्गर की तरफ को मूव करेंगे, वीकर टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह से अगर मैं फेरो की बात करूं, तो फेरो कैसे मूव करेंगे? क्विकली, एकदम से, क्विकली मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर। तो यहां से एक बात हमें पता चल रही है कि जो पैरा और फेरो हैं उनका कैरेक्टर एक जैसा है, लेकिन फेरो जो हैं वो लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज अमाउंट में उस कैरेक्टर को क्या कर रहे हैं? एग्जिबिट कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे पास एक प्रॉपर्टी और आती है कि जब हम किसी डायमैग्नेट को, जैसे सपोज मेरे पास ये मैग्नेट्स हैं, इनका मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां होगा? नॉर्थ टू साउथ, यूनिफॉर्म। यहां पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं? एक डायमैग्नेटिक रॉड को मैंने सस्पेंड किया फ्रीली, इस डायमैग्नेटिक रॉड को सस्पेंड किया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है? नॉर्थ टू साउथ, ऐसे है। तो ये जो डायमैग्नेटिक रॉड को मैंने फ्रीली सस्पेंड करूंगा, तो इट अलाइन परपेंडिकुलर, मैंने पहले बना दिया। अगर मान लो मैंने इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रखा है, तो इट स्लोली स्लोली मूव और अलाइन इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर मैं यहां पर इसी तरह से नॉर्थ और साउथ पोल में किसी पैरामैग्नेटिक रॉड को सस्पेंड करूंगा, दैट अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो ऐसे पैरामैग्नेटिक रॉड है मान लो मेरे पास, तो इट स्लोली अलाइन तो करेगी, लेकिन धीरे धीरे क्या करेगी? स्लोली, धीरे धीरे करेगी। जैसे आपने मान लो इस रॉड को ऐसे परपेंडिकुलर रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के, ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे रखा हुआ है, तो ये धीरे धीरे स्लोली क्या करेगी? मूव करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। ऐसे ही अगर मैं मान लो मैंने किसी फेरोमैग्नेटिक रॉड को सस्पेंड किया है मैग्नेट्स के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, देन इट क्विकली अलाइन, ये एकदम से क्या करेगी? अलाइन कर लेगी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वही क्विकली मूव कर जाएगी, क्विकली अलाइन करेगी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डाया, मेरा एंड फेरो। आगे हम एक और प्रॉपर्टी है यहाँ पे, जो डाया है, जैसे इनका टेम्परेचर बिहेवियर स्टडी करते हैं कि डाया कैसे बिहेव करते हैं, पैरा कैसे बिहेव करते हैं, फेरो कैसे बिहेव करते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ जैसे 9th लास्ट वन, कि जो डाया है, डायामैग्नेट जो है, these material have no effect of temperature, they have no effect of temperature। और जो मटेरियल टेम्परेचर के साथ मैग्नेटिक कैरेक्टर का अपना बिहेवियर शो करते हैं, तो उस जो को शो करने के लिए क्यूरी एक साइंटिस्ट हुआ, उसने एक लॉ दिया था, क्यूरी लॉ। तो हम यहाँ पे ये भी बोल देते हैं कि डायामैग्नेटिक सैंपल डू नॉट ओबे, जैसे डू नॉट ओबे, ये ओबे नहीं करते हैं किसी क्यूरी लॉ को। तो आपके माइंड में होगा कि ये क्यूरी लॉ क्या है। तो क्यूरी लॉ क्या है? द बिहेवियर ऑफ द डायमैग्नेटिक सैंपल विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर।
मतलब ये टेम्परेचर के साथ कोई भी इनकी डिपेंडेंस नहीं है। अगर मैं पैरा की बात करूं तो पैरा मैग्नेटिक सैंपल दे ओबे द क्यूरी लॉ, वो टेम्परेचर के साथ बिहेवियर उनका डिफर करता है। और कैसे डिफर करता है वो भी, यानी ओबे करते हैं क्यूरी लॉ को। मैं लिख देता हूं यहाँ पे ओबे क्यूरी लॉ, इसको डिटेल में थोड़ी देर में बात करेंगे। कैसे बिहेव करता है कि उसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्योंकि डिक्रीज होगी, मतलब एबिलिटी टू एक्वायर मैग्नेटिज्म डिक्रीज होगी, यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी मैं डायग्रामेटिकली भी आपको बताऊंगा। अगर आगे जो नेक्स्ट है मेरे पास, जैसे फेरो है, तो फेरो में हमारे पास क्या होगा कि दे आल्सो डू नॉट ओबे क्यूरी लॉ, फेरो भी क्यूरी लॉ ओबे नहीं करते हैं। लेकिन इनका जो बिहेवियर है अगर बात करें, दे हैव कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। और लेकिन अबव क्यूरी टेम्परेचर, एक टेम्परेचर होता है क्यूरी, क्यूरी ने दिया हुआ एक टेम्परेचर जिसका नाम रख दिया उसने अपने नाम से, क्यूरी टेम्परेचर। अबव दैट टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक सैंपल बिहेव लाइक ए पैरामैग्नेटिक, देन दे। सो स्टूडेंट्स, लेट अस नाउ एक्सप्लेन कि व्हाई दीज मटेरियल एग्जिबिट द डाया, पैरा एंड फेरो करेक्टर। ये जो करेक्टर है इसे हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्योरी। जैसे फर्स्टली हम शो करते हैं जैसे डाया मैग्नेटिज्म, डाया मैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इलेक्ट्रॉन थ्योरी के ऊपर कि कैसे डायामैग्नेटिक मटेरियल जो है दे आर फीबली रिपेल्ड बाय मैग्नेट, दे आर मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्यों होता है? जैसे मैंने बात की थी कि बेसिक कंसेप्ट जो है मैग्नेटिज्म का दैट इज द फ्लो ऑफ करंट। और कोई मटेरियल जो मैग्नेट बन रहा है उसमें भी हमने बताया था कि उसके अंदर क्या होता है, एटम्स होते हैं। एटम अपने आप में मैग्नेटिक डाइपोल है, लेकिन डायामैग्नेट क्यों नहीं मैग्नेटिक कैरेक्टर शो कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिए थे, जिंक लिया था, सिल्वर लिया था, गोल्ड लिया था, इस तरह से डिफरेंट एग्जांपल्स लिए थे डायामैग्नेट के। देखो जिंक की अगर हम बात करें तो जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30। और 30 आपको मालूम है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 10, 10, 10, 30। यहां पर आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि ये सारे जो जैसे sp, sp, d सारे जो हमारे पास सेल हैं दे आर फील्ड, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट्स में। आपको पता है कि जो हमारे पास एटम बनता है मैग्नेटिक डाइपोल, दैट इज ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ करंट। हमारे पास डायामैग्नेट में क्यों नहीं हो पा रहा है? एक्चुअल में क्या होता है कि जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है दे डू नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इनके पास क्या होता है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अब जब अनपेयर्ड, देखो वो लास्ट में हम बात करते हैं, पहले तो पेयर्ड ही है, लास्ट में से हम देखते हैं कि अनपेयर्ड है। यहां पे 4s2 ये भी पेयर्ड है, 3d10 और ये भी पेयर्ड है। तो यहां होता क्या है, जैसे पेयर में आपको मालूम है जैसे 4s2 एक ऊपर की तरफ को एक नीचे, अब 3d10 हमारे पास क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने एक का ऊपर को एरो बनाया, एक नीचे को, इसका मतलब ये है कि एक जब ऑर्बिट कर रहा है, एक क्लॉक में कर रहा है तो दूसरा क्या कर रहा है, एंटी क्लॉक में कर रहा है। एक स्पिन क्लॉक में कर रहा है, दूसरा एंटी क्लॉक में कर रहा है। तो यहां पर जैसे मान लो ये एटम मेरे पास उसका न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है। अब इस इलेक्ट्रॉन में ये इसकी मोशन है। अब इस ऑर्बिट में आर रेडियस में ये इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है क्लॉकवाइज में, तो इसके कारण जो करंट फ्लो करेगा वो कहां करेगा, एंटी क्लॉक। तो इसका जो मैग्नेटिक कैरेक्टर होगा वो कहां होगा, अपवर्ड डायरेक्शन। इसी तरह से उसी बगल, क्योंकि हमारे पास वो उसी ऑर्बिट में उसी सेल में है और उसी सेल में वही उसके साथ वाला ही इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये क्लॉक में घूम रहा था तो ये कहां घूम रहा है, एंटी क्लॉक में घूम रहा है। तो इसके कारण करंट कहां फ्लो कर रहे हैं, क्लॉक में फ्लो कर रहे हैं। अब इसके कारण जो मैग्नेटिक, जैसे हम देखेंगे तो ये ऐसे है तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m।
अब जब इलेक्ट्रॉन पेयर में हैं तो एक की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में, दूसरे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इक्वल एंड ऑपोजिट है। इक्वल क्यों है? क्योंकि एक ही ऑर्बिट में है, क्योंकि आपने पढ़ा m इज इक्वल टू क्या होता है आई ए एन आई ए, ऑर्बिट सेम है, एन सेम है, करंट सेम है क्योंकि वो सेम स्पीड से घूम रहे हैं, और एरिया ऑफ द ऑर्बिट भी क्या है? सेम है। तो इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सेम है, तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगी? जीरो। इसलिए डायामैग्नेट जो है they do not exhibit magnetic character. Why? Because they do not have any unpaired electron. आप ये शो कर सकते हैं इसमें कि वो क्यों एग्जिबिट नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे, दे मैग्नेटाइज इन डायरेक्शन अपोजिट टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड, तो वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इधर अप्लाई किया बी, इस पे भी अप्लाई किया बी, ऊपर की डायरेक्शन में। अब आपको मालूम है कि ये इलेक्ट्रॉन कहां है? यहां पर है। अब इस इलेक्ट्रॉन में आपके पास क्या है कि इसकी जो मोशन है, आप देखेंगे इसकी हमारे पास कैसे आ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आप शो करेंगे तो ये इसकी क्या है? मोशन। और ये तो इसमें हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में, ये मोशन, तो ये हमारे पास फोर्स कहां लग रही है? मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स आपने पढ़ी है, एफ एम क्या होगी? माइनस ई बी क्रॉस बी। ये फोर्स कहां लग रही है? आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। जब मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, आपको पता है कि सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट के लिए कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल कहां लगती है? सेंटर की तरफ को लगती है। ये जो मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स बाहर की तरफ को लग रही है, तो ये मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या कर देगी? रिड्यूस कर देगी। जब ये इसको रिड्यूस कर देगी तो यहां पर वेलोसिटी भी क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? एम बी स्क्वायर अपॉन आर। सेंट्रीपिटल फोर्स रिड्यूस हुई क्योंकि मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स के कारण। मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स जो है वो सेंट्रली आउटवर्ड लग रही है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी? रिड्यूस होगी। इसका मतलब वेलोसिटी रिड्यूस होगी। जब वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी तो आपको पता है कि हमारे पास करंट भी रिड्यूस हो जाएगा। करंट होता है I इज इक्वल टू ई बी अपॉन 2πr। अगर आप देखेंगे प्रीवियसली हमने जब ये वाली चीज m जो मैंने पीछे बताया था, उसमें आपने निकाला ई बी अपॉन 2πr, तो हमारे पास B रिड्यूस हो गया, करंट रिड्यूस हो गया। करंट रिड्यूस होने से M भी क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। तो इट मींस इस केस में M माइनस क्या हो गया? डेल्टा M हो गया। अब जब आपने इसे मैग्नेटिक फील्ड इधर को अप्लाई है, ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन कहां घूम रहा है? देखो ये वाला केस बन गया मेरा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में 4 फिंगर, ये डायरेक्शन मोशन की, तो ये फोर्स कहां लग रही है? देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ को ऐसे, जो ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है ना, यहां भी होगा ये मोशन है, ये फोर्स लग रही है। इसका मतलब मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स कहां लग रही है? यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन में है। इट मींस ये मैग्नेटिक, जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी एटम को रख रहे हैं, डायामैग्नेट को, तो उसमें क्या हो रहा है? जो एटम पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है वो इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स बढ़ रही है। मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स आपने पढ़ी है पीछे, तो ये बढ़ने से क्या होगी? वेलोसिटी क्या हुई? इंक्रीज होगी। बी वेक्टर प्लस डेल्टा, पहले बी वेक्टर थी प्लस डेल्टा थी, अब ये बढ़ गया, वेलोसिटी बढ़ गई तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बढ़ गई, m प्लस डेल्टा m। देखो जब हमने मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई किया तो ऊपर भी m थी, नीचे भी m थी, टोटल क्या थी? m माइनस m। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में 0 होगी थी। अब यहां पर टोटल क्या होगी? टोटल जो मैग्नेटिक, जब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटाइजेशन, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट या फिर मैग्नेटाइजेशन कितनी होगी? आप जो ज्यादा उसमें से क्या होता है? स्मॉलर माइनस होता है वेक्टर रूल से। ये m नीचे ज्यादा है, m प्लस डेल्टा m माइनस स्मॉलर m माइनस डेल्टा m। देखिए ये m कैंसिल हो जाएगा, ये डेल्टा m प्लस डेल्टा m 2 डेल्टा m एंड इन द डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि लार्ज जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, लार्ज वैल्यू। तो ये मैग्नेटाइज हो रहा है इन डायरेक्शन अपोजिट टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो ये आपको ये एक्सप्लेन हो रहा है डायमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इसी तरह से हम पैरामैग्नेटिज्म एक्सप्लेन करेंगे, बहुत ही सिंपल। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि एक्सप्लेन करो डायमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्योरी, पैरामैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्योरी, फेरोमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तीनों सीरीज में अलग अलग से एचपी बोर्ड में क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन करो या तीनों की प्रॉपर्टीज। जो मैंने प्रॉपर्टी तो मैंने आपको पहले करवा दी,
सिंपल वन, 9 प्रॉपर्टीज को रिपीट करूंगा तो टाइम लग जाएगा। अभी पैरामैग्नेटिज्म की हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो इसमें आपने क्या करना है कि जैसे डाया में लिखा, दे डू नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लो सिंगल होगा, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या दैट कैन एक्ट एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। Paramagnet have unpaired electron, and this unpaired electron leads to the flow of current, act as a form a current loop, and this current loop leads to the formation of atom as a magnetic dipole. So atom act as a magnetic dipole, and it can be represented by arrow. ऐसे हम arrow से represent कर देते हैं उस एटम को, क्योंकि वो एटम अपने आप में एक मैग्नेट एक्ट कर रहा है। लेकिन देखो पैरामैग्नेट ऐसे एटम से बना हुआ जो मैग्नेट एक्ट कर रहे हैं। तो फिर पैरामैग्नेट मैग्नेटिक एक्टर क्यों नहीं शो करता है, क्यों कम शो करता है? एक्चुअल में क्या है कि जो जब आपने जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है तो वो क्यों एग्जिबिट नहीं कर रहा है? जैसे आपने बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैं लिख देता हूं, यानी बी का मतलब है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बी कितना है 0 है। तो हमारे पास क्यों एग्जिबिट नहीं कर रहा है? एक्चुअल में इसमें एटम तो मैग्नेटिक डाइपोल है, लेकिन जो मैग्नेटिक डाइपोल है दे आर रैंडमली ओरिएंटेड, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई दाएं है, कोई बाएं है, ऐसे दे आर रैंडमली ओरिएंटेड, इस तरह से है रैंडमली ओरिएंटेड। तो इसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लीड्स टू form atom as a magnetic dipole, but these atomic magnetic dipole are randomly oriented, so the net magnetic dipole moment of the paramagnetic substance is 0 in absence of external magnetic field. लेकिन suppose वही पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है मेरे पास, मैंने क्या किया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अप्लाई कर दिया, तो मेरे पास क्या होगा, जैसे मैंने अप्लाई किया तो ये जो एटम है दे स्लोली अलाइन, वो अलाइन करेंगे slowly in the direction of magnetic field and leads to exhibit magnetic character. Now the last topic is ferromagnetism on the basis of electron theory. Ferromagnetism में आपको बताया कि they are strongly attracted by magnet, और इसमें एग्जांपल दिए थे आयरन, निकल, कोबाल्ट। अब आयरन आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 26, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। ये देखिए 10 20 3d6 सॉरी 4s2 3d6 10 10 20 और 26। अब यहां पर क्या हो रहा है हमारे पास, जैसे लास्ट पैरा में मैंने आपको बताया कि दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पैरा में आपके पास एग्जांपल क्या दिया था, सोडियम, एल्यूमिनियम। सोडियम का आप ले लो 11 है, तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या 1 है, एल्यूमिनियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या 1 है, 13 है। तो यहां पर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3d6, आपको मालूम है 3d, d में 5 होते हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4। These 4 electron in single atom revolves in a particular direction। तो एटम जो है इसमें हमारे पास क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिट में एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं, जैसे एस के। तो उसमें क्या हो रहा है कि सॉरी डी में, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं दे लीड्स टू फॉर्म अ स्मॉल वॉल्यूम हैविंग यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन। इसमें क्या होता है कि एक स्मॉल वॉल्यूम होता है जिसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन होती है, और उस स्मॉल वॉल्यूम को क्या हम बोल देते हैं डोमेन। एक नया टॉपिक आ जाएगा आपके पास, डोमेन। डोमेन क्या होती है? डोमेन इज ए स्मॉल वॉल्यूम हैविंग यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन। और इसमें हमारे पास जो, अगर मैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को बनाता हूं, जैसे इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जैसे बी 0 है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कैसा बना होता है, दे आर मेड ऑफ डोमेन्स, ऐसे बना होता है। जैसे इसमें जो एटम का बना हुआ है, लेकिन एटम में जो की डोमेन है उसके जो एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल दे आर अलाइंड इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। वो सभी क्या है, एक ही डायरेक्शन में अलाइन है।
इसी तरह से ये इस डोमेन के इस डायरेक्शन में है, इस डोमेन के ऐसे हैं, एस के मान लो ऐसे हैं, ऐसे हैं, यहां पर ऐसे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर जो डोमेन्स हैं दे आर रैंडमली ओरिएंटेड। डोमेन क्या है ये मैंने बता दिया कि आपको ये डोमेन है। In absence of external magnetic field, these domains are randomly oriented and they cancel the magnetic effect of each other. जैसे वन डोमेन का अपना मैग्नेटिक वेक्टर तो होगा, इसका अपना होगा, इसका अपना होगा, लेकिन वो in absence of external magnetic field they are randomly oriented. लेकिन जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, आपने जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, जैसे सपोज आपने बी इधर को अप्लाई किया, तो क्या होता है, ये मैंने बोला ना कि ये क्विकली अलाइन कर लेते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक डोमेन, जैसे जो डोमेन है, जैसे ये डोमेन ऑलरेडी यहां को है, ये डोमेन क्या करेगी, अगली डोमेन को अपने साथ एक्सपेंड कर लेगी, ये नेक्स्ट अगली को एक्सपेंड कर लेगी। ये डोमेन्स जो हैं, मैग्नेटिक वेक्टर तो रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन मैग्नेटिक वेक्टर के साथ जब कोई पार्टिकुलर डोमेन अपने आप को अलाइन कर रही है, तो उसके साथ नेक्स्ट डोमेन भी अपने आप को अलाइन कर लेती है। इस तरह से ये डोमेन जो हैं दे अलाइन इन ए particular direction in very small time, or they quickly align in the direction of magnetic field, applied magnetic field, and leads to the exhibit the character of magnetism. So that is the cause behind why the ferromagnetic substance are strongly attracted by magnetism, because the ferromagnetic substance are made of domains, and because the ferromagnetic materials have the atoms have large number of unpaired electrons. That is all about the classification of magnetic material. You have seen that the magnetic materials are classified into three categories: dia, para and ferro. आप इन तीनों कैटेगरी को, इनकी प्रॉपर्टीज को, इनकी क्लासिफिकेशन को रिवाइज करेंगे, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे.